नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मजबूरन विवाह करना पड़ा। इस बात को काफी अरसा बीत गया है। शायद 35-36 साल पहले की बात है। उस समय वे 9 या 10 साल का रहा होगा। उसने एक चीनी कहानी पढ़ी थी। वह कहानी तो उसे पूरी तरह से याद नहीं, पर इतना जरूर याद है कि कहानी में एक आदमी शहर से कहीं दूर एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां दलदल और गंदे पानी तथा फिसलन भरे पत्थरों पर जमी काई और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। वो वहां से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। फिर एक दिन उसकी नजर अचानक अपने हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर काई उगने लगी थी। वो आदमी हाथ पर जम आई काई को नोच कर फेंकता है, लेकिन जितना ही वह आदमी काई को नोचकर फेंकने की कोशिश करता है, उतने ही लीजलीज काई उसके शरीर के दूसरे हिस्सों पर उगने लगती है। फिर काई के लच्छे उसके पूरे शरीर पर उग आते हैं। वह अपने आप से भागने लगता है। कहानी के अंत में क्या हुआ यह तो उसको भूल गया था, पर वह कहानी कई दिनों तक उसके मानस पलट पर छाई रही थी। यहाँ तक कि कई बार स्वप्न में वह उस आदमी की जगह अपने को देखता था और डर कर उठ जाता था। तब वह उस कहानी का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। आज वर्षों पश्चात उसे लगता है उस आदमी के हालात में और खुद की उसकी हालात में कोई फर्क नहीं है। वह आदमी और कोई नहीं, वह स्वयं ही है। और वह काई अपराध भावना है जिसे वह जितना ज्यादा अपने आप से अलग करना चाहता, वह उतनी ही ज्यादा उसके शरीर की मोटी चमड़ी को चीरती हुई उसके भीतर तक घुस गई है। जहां उसका हाथ उसे नोच कर बाहर नहीं निकाल सकता है। कई बार उसे लगता है कि वह पागल हो जाएगा। क्या वह सचमुच दोषी है? तर्क कहता है उसकी कोई गलती नहीं, पर फिर यह अपराध बोध क्यों? यह सही है कि कुछ हद तक उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी मुताबिक जी है, पर क्या यह गलत था? मन मर्जी से नहीं, बल्कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए हैं आप। यह और कोई नहीं, उसकी बेटी मानसी के कड़वे कटाक्ष हैं, जो अपने पिता को देखते इस तेजी से उसके ओठों से निकलते हैं जैसे किसी शिकार को देखते हुए शिकारी के धनुष से जहर बाण। जब मानसी यह चुभती बातें कहती है तो वह गुस्से से बौखला उठता है, पर बोल कुछ नहीं पाता। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक जाती है। शायद अंदर ही अंदर वह जानता कि मानसी के आरोपों में कुछ ना कुछ तो सच है, पर क्या वह सचमुच केवल अपने लिए जिया है? बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। मामा ने उसे अपने पास जरूर रखा क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था। मामी के लिए वह सिवाय बोझ के कभी कुछ नहीं था। अगर वह पढ़ने में अच्छा नहीं होता और गांव के पोस्टमास्टर साहिब उसकी मदद ना करते तो वह किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता। आज वह आईएएस है और उच्च ओहदे पर लगा है। वैसे अगर सोचा जाए तो क्या पोस्टमास्टर साहब ने भी अपने एहसान की पूरी कीमत नहीं वसूली? मानसिक रूप से अपनी बीमार बेटी उसके सिर मढ़ दी। फिर उसके भीतर का द्वंद्व शुरू हो जाता है। यार, इतने भी आसान फरामोश ना बनो, कुछ तो सच बोलो। क्या वह सचमुच उस समय बीमार थी? उस समय तो तुम उस पर पूरी तरह आसक्त थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुर्ख गाल, उसका शर्मिलापन, उसकी चुप्पी तब तो तुम्हें बेहद लुभाती थी। और जब पोस्टमास्टर साहब ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा था तब तो तुमसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। पर तब मुझे क्या पता था कि रोशनी की वह खामोशी की ही दरअसल उसकी बीमारी का लक्षण था। क्या पोस्टमास्टर साहब का फर्ज नहीं बनता था कि वह यह सब उसको बताते? पर क्या पोस्टमास्टर साहब को स्वयं इसका पता था? क्या उनके जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ऐसा कर सकता था? तुम तो स्वयं उनकी ईमानदारी, उनकी दरियादिली के उदाहरण देते
नहीं थकते थे। हाँ, यह सही है कि शादी के पश्चात सब कुछ सामान्य जरूर लगता था। रोशनी कम बोलती थी, यह तो उसे अच्छा ही लगता था। वह थोड़ी मूडी जरूर थी, यह बात उसे कभी कभी खलती थी, पर उसे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि रोशनी नॉर्मल नहीं। उसको इस बात का हल्का सा आभास तो होता था कि रोशनी कभी कभी उसके पास होते हुए भी उसके पास नहीं होती थी। बल्कि कई बार तो उसे यह शक होने लगता था कि कहीं वह किसी और के ख्यालों में तो नहीं खोई है। पर बीमारी का तो उसके दिमाग में कभी आया तक नहीं। अपने सिवाय और किसी के बारे में सोचा हो तब तो दिमाग में आता कि शायद माँ बीमार है। यही मानना है कि मेरी बेटी मानसी का आपने अपने स्वार्थ के लिए माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं किया पापा। शायद उसकी बेटी सही है, अपने स्वार्थ में वो अपनी पत्नी है यानी कि रोशनी की बीमारी के आसारों को समझते बूझते हुए भी अनजान बना रहा। सच तो यह है कि तुम्हारा पूरा वक्त तो प्रभा के साथ बीतता था, जिससे अब तुम दूसरा विवाह कर चुके हो, या यह कहना बेहतर होगा कि जिससे तुम्हें मजबूरन विवाह करना पड़ा क्योंकि वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। यहाँ तक कि कानून से बचने के लिए मुस्लिम नाम तक अपनाया। रोशनी की बीमारी ने उसे प्रभा के नजदीक खींचा था, या प्रभा की नजदीकी ही रोशनी की बीमारी का सबब बनी। यह एक ऐसा प्रश्न था जो उसके मन में कई बार उठा, पर वह इसका जवाब वह कभी नहीं दे पाया। शायद इस बात का जवाब वे देना ही नहीं चाहता। शायद कहीं ना कहीं वो जानता है कि इससे उसे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बेटे राजीव का स्वभाव उसकी बेटी मानसी के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। मानसी मुंहपट है, जो दिल में है वही जुबान पर। अपने पर नियंत्रण रखना उसकी फितरत में नहीं, अपने नाना की तरह। राजीव जुबान बंद रखता है, इसलिए उसके मन में क्या गुजर रहा है इस बात का अंदाजा लगाना आसान नहीं। कभी कभी उसे लगता है शायद बेटा उसकी परेशानी को समझ पाता हुआ, लेकिन ऐसा हालत में वो बाप की तरफदारी करे ऐसी उम्मीद भी तो नहीं कर सकता। प्रभा, जिसको उसकी पहली शादी से दोनों ही बच्चे अब फूटी आंख नहीं सुहाते, कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह घुन्ना है। शादी से पहले यही प्रभा उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी, पर अब बिना तानों और कड़वे बोलों की बौछारों के जैसे किसी भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। किसी ने सही ही कहा है, नारी चरित्र को जान पाना सचमुच बहुत कठिन है। प्रभा की आजकल एक ही रट है, तुमको दोनों परिवारों में से एक को चुनना होगा। जब दोनों की शादी नहीं हुई थी तब प्रभा का सुर और ताल दोनों अलग थे। वो कहा करती थी, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों और बीवी से कभी भी छीनना नहीं चाहूंगी। कितनी बार तो वे उनके लिए तोहफे भिजवाया करती थी। बस मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल हर क्षण को मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ। मैं उन्हीं के सहारे जी लूंगी। उसकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से ही तो वह प्रभावित हो गया था। उसको क्या पता था कि यह सब केवल उसको अपने जाल में फंसाने मात्र का तरीका था, पर अब वो फंस चुका है। अब सवाल यह है कि तुम कोई नादान बच्चे थे या फिर बेवकूफ। पहले वह प्रभा के पास जाने के लिए कितना आतुर रहता था, कब कमबख्त यह काम खत्म हो और वो प्रभा के पास पहुंचे। अब वह उसकी मजबूरी बनकर रह गई है। धमकियां, ब्लैकमेलिंग, ताने, अब यही सब कुछ उसकी किस्मत में रह गया है। इस सब के लिए वह किसको दोष दे, अपने को या फिर भाग्य को। इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद उसकी हालत उस घायल शेर की तरह थी जिसकी शक्ति उससे छीन गई हो, और छोटे छोटे जानवर भी
उस पर गुर्राने लगे हों। जैसे शेर शिकारी नहीं शिकार बन गया हो। हर किसी के पास उस पर वार करने के लिए हथियार और असले का असीमित भंडार है, लेकिन उसके अपने पास इस सब का सामना करने के लिए ना कोई ढाल ना कोई कवच। हर किसी के पास उसके लिए सवालों की झड़ी है, पर उसके पास ना तो उनके ना अपने ही प्रश्नों का कोई उत्तर है। वो करे तो क्या करे। उस पर प्रभा का अल्टीमेटम देखा जाए तो अब उसका व्यक्तित्व दो खेमों में बंट गया है। मन राजीव और मानसी के भविष्य की चिंता में तो शरीर प्रभा के पास पड़े रहने के लिए मजबूर। अगले कुछ वर्षों में मानसी की शादी करनी होगी, तब उसके अपने दूसरे विवाह को लेकर भी कई बातें उठ सकती हैं। शायद यह सब मानसी की शादी में बाधा डाले। वो ना तो एक परिवार को छोड़ सकता है ना दूसरे को। वे दोहरा जीवन जीते जीते थक गया है, पर अब वो करे तो क्या करे। ना मरने ना किसी को मारने की हिम्मत है, और वो स्वयं मर भी तो नहीं सकता। अब सिवाय अपने आप को कोसने के उसके पास कोई और चारा है। अब उसकी नियति उस चीनी कहानी के आदमी जैसी है। वे कितना भी अपने आप से दूर भागे, उसे नहीं लगता कि यह अपराध भावना कभी उसका पीछा छोड़ेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।